क्या आपको पता है कि स्टीम इंजन की खोज किसने की थी? शायद आपके दिमाग में आया होगा जेम्स वॉट। शायद क्या कंफर्म है? आपने यही सोचा होगा ना, जेम्स वॉट। पर ये आंसर आपका गलत है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है तो आखिरी तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आखिरी में बात करूँगा इस वीडियो के कि जेम्स वॉट क्यों नहीं थे, क्यों नहीं हैं, और कौन है इसका जो डिस्कवरर है, जो बनाया है जिसने स्टीम इंजन, वो कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश शर्मा। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रिजेश शर्मा। मैंने आपसे कल एक वीडियो डाल के बताया था कि मैं एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे, या हम BHU के कोर्स से रिलेटेड मतलब कंटेंट आएगा, डेली क्लासेस होगी। ठीक है, तो आज उसकी पहली क्लास है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिजिक्स का चैप्टर है। कुछ चीज़ें बेसिक चैप्टर्स है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो उन्हें रिवाइज़ कराऊँगा। बट अभी जो चैप्टर्स है, जो मेन टॉपिक हैं, वो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये चीज़ें जानेंगे कि अगर साइंस के हिसाब से हमें मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कोई कुली है, वो अगर रेलवे ट्रैक पे चल रहा है और उसका पोजीशन ये है, जस्ट लाइक ये है आपका रेलवे ट्रैक का जो फुटपाथ है जो, और यहाँ पे ये कुली हमारा बेचारा जो भी है, ठीक है, ये कुली बेचारा, और अगर इसने यहाँ पे लोड रखा है, ठीक है, और अगर ये इधर जा रहा है, क्लियर, और इसका वेट यहाँ पे काम करता है, इसका जो नेटवर्क होता है वो 0 होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि मीन्स कि अगर बेचारा कोई कुली जो अपने सिर पे 50 किलो का एक बैग लिए बैठा हुआ है, ठीक है, आप उससे पैसे मत दीजिएगा क्योंकि वो कोई वर्क नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वर्क तो साइंस के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करता है, बट उसके ऊपर लोड होता है, यानी कि वेट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई एक सर्कुलर पाथ पे कोई अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। मतलब अगर आप एक स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, आपने पसीना बहाया, 4 किलोमीटर की रेस मारी, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और नेटवर्क क्या हुआ? 0। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो नेटवर्क 0 क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो इस चैप्टर को पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर का। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट दे सकूँ, एज पॉसिबल मैं आप लोगों को कन्विंस कर सकूँ इस चैप्टर से और आपको इस चैप्टर के बारे में रटा दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क, एनर्जी एंड पावर में, हाँ, जेम्स वॉट को भी याद रखना, लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है आज का वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर में हम कई सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहला फैक्टर जो हमारा होगा दैट विल बी वर्क, मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट विल बी अब वर्क। ठीक है, मैं नोट्स इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज मे बी कि कुछ चीज़ें मिस ना हो, मतलब आई डोंट वांट कि बच्चों को कोई दिक्कत हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम जानते हैं वर्क होता क्या है। वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या क्या होता है? हमने बचपन से पढ़ा था एक वर्क की डिफिनेशन की, जो हम होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड वर्क। ऑब्वियसली सही भी है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सीनियर क्लास में समझने पे हमें आ जाएगा। वैसे एक्चुअली क्या डिस्प्लेसमेंट सभी जगह पे होता है, तब होता है, ठीक है। एक्चुअली जो वर्क होता है W=F/d ही होता है, मतलब फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं। मतलब किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे? मतलब जो हमारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, लेकिन मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमारे बॉडी है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा,
हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, हम वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैं वेक्टर बनाया, फोर्स अप्लाई किया जब इससे तो ये इधर गया, ऑब्वियसली मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। अब ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इधर 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 इधर, ठीक है, ये क्या कहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अगर इन डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो तो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए फोर्स के, समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब अगर हमने फोर्स इधर लगाया और इधर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, इधर या फिर इधर इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, हो रहा है, तो जो नेट वर्क होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई कुली है, वो खड़ा है बेचारा लोड लिए, ये कुली है कोई हमारे पास, ये लोड लिए बेचारा खड़ा हुआ है, बहुत सारा एक बैग लिए हुए काफ़ी भारी सा। अगर अब देखिए इस पे क्या, इस पे भी वही चीज़ अप्लाई हुई थी, इसमें फोर्स कहाँ पे वर्क करेगा, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे शो करेगा, ये, लेकिन ये कब करेगा, जब एक इक्वल मतलब प्लेन पे चलेगा, एक प्लेन पाथ होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब बिल्कुल प्लेन चलेगा, और तब क्या होता है, जब ये इसका जो फोर्स होगा वो ऑब्वियसली 90 सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हो, या सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो नीचे की तरफ काम करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इसके बीच में एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, तो यहाँ पे नेटवर्क क्या हो लेते हैं, 0 लेते हैं, तो ये है फोर्स हमारा। तो फोर्स के बारे में हमें क्या याद रखना है कि W=F/d होता है, ठीक है। और मोस्टली तुम्हें अब सीनियर क्लास में तुमसे ये तो पूछा नहीं जाएगा भैया फोर्स की डिफिनेशन क्या, वर्क की डिफिनेशन होती क्या है, तो वो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो इतनी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल पता होनी चाहिए फोर्स के बारे में, ठीक है। अब सॉरी वर्क के बारे में इतनी सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क, और इसके बाद यूनिट्स पे हम आते हैं। तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट हम 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, सो इसकी 2 यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। आपने एक साथ पहली बार ये पढ़ा हो ग्रेविटेशनल यूनिट्स वगैरह, में भी पढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगी, मतलब क्या कहते हैं कि एकदम जो है आप एकदम अलग फील करेंगे, और इस चीज़ को, चैप्टर को आप एकदम अलग तरीके से समझ रहे हैं, बिकॉज जो अभी आज तक आपने नहीं समझा है, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जैसे इसमें आता है CGS सिस्टम, और CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, ये तो होती है भाई, अर्ग ही तो होती है। और दूसरी आता है सिस्टम, दूसरा आपका सिस्टम आता है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जिसे बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में होती है इसकी यूनिट जूल, ठीक है, जूल ही नहीं जूल जूल होती है। और या फिर जूल के अलावा इसे हम एक और यूनिट से भी लिख सकते हैं, जूल के अलावा एक यूनिट होती है या और न्यूटन इंटू मीटर, F/d से, F फॉर न्यूटन और D फॉर मीटर, डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया आपका जूल। एक और होती है कैलोरी भी होती है, एक्चुअली वो एनर्जी की होती है, लेकिन वर्क भी, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों ही सेम होती है, तो कैलोरी भी ले सकते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 1.42 जूल, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती हैं 2 तरीके की। ग्रेविटेशनल यूनिट होती है इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो होती है हमारी 981, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर, ठीक, ग्राम सेंटीमीटर होती है, ग्राम सेंटीमीटर की यूनिट होती है, ग्राम सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखना, ग्राम और सेंटीमीटर के बीच में डैश नहीं लगाया जाता, ये गलत होता है, क्लियर। दूसरी चीज़
1 ग्राम सेंटीमीटर जो होता है, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम सेंटीमीटर जो होता है 981 अर्ग के इक्वल होता है, 981 अर्ग के इक्वल होता है। और दूसरा होता है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में होता है इसका यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर। और इसमें यहाँ पे जो 1 किलोग्राम मीटर जो होता है 1 kg मीटर इक्वल्स टू होता है हमारे पास 9.81 अर्ग, 9.81 अर्ग होता है। तो ये इतनी चीज़ें थी इसके यूनिट के बारे में। तो यूनिट आप नोट कर लीजिए। सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है अर्ग। एसआई सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जूल और न्यूटन पर इंटू मीटर होती हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में जो आपने नई चीज़ें पढ़ी हैं, ये नई चीज़ है, बिल्कुल अपने साथ पहले कभी नहीं पढ़ी। तो सीजीएस सिस्टम, इसमें भी ग्रेविटेशनल यूनिट्स में सीजीएस सिस्टम होता है जिसमें ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। और एसआई सिस्टम में किलोग्राम इंटू मीटर होता है जहाँ पे 1 किलोग्राम इंटू किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.81 अर्ग के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें थी। अब आते हैं हम इसके बारे में और कुछ केसेस पढ़ने के जहाँ पे F/D वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो वर्क का फार्मूला होता है उस पर बेस्ड कुछ कई सारी चीज़ें। आज मेरा डस्टर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद हो गया, ठीक है। सो उसके बाद इसकी हम सम स्पेशल केसेस इसके पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस ऑफ वर्क, मतलब वर्क में जो W इज टू F इंटू डी कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है, F इंटू डी कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है, इससे रिलेटेड हम केसेस कुछ पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स भी उसी टाइम पे जानेंगे, ठीक है। तो पहला केस जब है व्हेन, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो मैंने अभी बताया था कि मान लेते हैं फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये है इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ये है हमारा जो इस साइड काम कर रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और इस टाइम पे नेटवर्क कितना होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू क्या होता है FD कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90, तो FD कॉस 90 डिग्री एंड दिस विल बी 0 क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0। तो W इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे 0 जब थीटा जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा केस आपका बनता है, इसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे, जब कुल्ली एक तो वेट लिए खड़ा हो या फिर अगर वेट लेके चल रहा है और लेकिन एक प्लेन पे चल रहा है जहाँ पे उसे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तब हमारा क्या होगा जो थीटा W होता है, वर्क डन, जो कंप्लीट वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन, वो होता है 0, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा केस है व्हेन थीटा लेस देन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री। इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसे वर्क होता है कंपोनेंट, मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरे पास ये फोर्स वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तब क्या होता है, जो वर्क विल बी पॉजिटिव। क्या होता है, वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। इस केसेस में वर्क जो होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर वर्क ये सर इक्वल में 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 भी है तब भी वर्क हमारा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री पर ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। थर्ड केस है व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कह सकते हैं ऐसे भी, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इस केस में क्या होता है कि इस केस में ऐसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया, यहाँ पे ये फोर्स है या फिर यहाँ पे फोर्स है, इसे डिस्प्लेसमेंट दोनों से किसी को, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है हमेशा,
ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल नहीं बताया मैंने। एग्जांपल इसका ये हम समझ सकते हैं कि जब हम वेट रख के किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है, वेट हम रखना हमने रखा और यहाँ पे ऐसे सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ी में, तो हमारे पास क्या होता है कि जो वर्क डन होता है एक्चुअली, तो क्योंकि हमने वर्क कर रहे हैं और एक 90 डिग्री से लेस एंगल पे कर रहे हैं, तो हमारा वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये होता है। दूसरी चीज़, ये जब वर्क हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो 90 डिग्री से दूसरे एंगल पे किसी पे, मतलब 90 डिग्री से कम नहीं, दूसरे एंगल पे, कहीं 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तब जो वर्क होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। एग्जाम्पल इसका, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं किस व्हीकल में, तो जो ब्रेक लगने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों होता है भाई, ब्रेक लगाई, मान ले हमारी कार है, इससे बनेगी तो नहीं है, ये कार है, किसी की भी कार हो सकती है, कबाड़ कार है, दो पहिए, यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक फोर्स कहाँ वर्क करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेक में भी, ठीक है। तो जो गाड़ी हमारी इधर जानी चाहिए, लेकिन फोर्स हमारा कहाँ काम करता है, इस तरफ काम करेगा, फोर्स हमारा इस तरफ काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली इधर, थोड़ा सा ज़रूरी थोड़ी यहाँ पे ही हो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये 180 डिग्री के करीब होता है हमारा, 180 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा और जो एफ है वो हमारा इधर वर्क कर रहा, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा भाई, देखो ये इधर है, ये इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे इक्वल भी कर लेते हैं, हाँ लगाया तो था मैंने इक्वल। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्क होता है वो निगेटिव होता है। तो निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहाँ कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो का एक और हो सकता है पेंडुलम वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि s इज इक्वल टू जीरो, जब वैन s इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू क्या, जब जीरो कब होता है, एक पेंडुलम घुमाते हैं, ये हमारे पास पेंडुलम है और यहाँ पे ये रोटेटरी मोशन कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। और नेट डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा या एस कॉस थीटा जो भी है, एफ डी यहाँ पे मान लेते हैं, हम डी हमने बार बार लिखा, तो ये जब जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा, तब भी वर्क जीरो। तो पेंडुलम जब घूमता है तो उसके जो वर्क डन होता है, कंप्लीट वर्क डन, टोटल वर्क डन, वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, वर्क डन ये हो गया। एक और होता है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, इसे आप नोट करते रहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये सेंटर है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारी जो है वो मूव कर रही है परमानेंटली, ठीक है। तो परमानेंटली अगर मूव कर रही है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बॉडी है हमारे पास, ये मूव कर रहा है इस पे, ठीक है। तो इस जब बॉडी कहीं मूव करती है, मान लिया आपने एक कहीं पे इसे ही, ठीक है, सॉरी ईयरफोन रखी थी मैंने, अगर ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट छोटा सा मान लेते हैं, जब इसे मूव कराते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, लेकिन अगर अंदर की तरफ सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे कि जो वो होते हैं, आपने देखा होगा जो मेले में दिखाते हैं, जो राउंड करते हैं, मतलब कुएं के अंदर, मौत का कुआं वाला कॉन्सेप्ट। तो मौत के कुएं में क्या होता है भाई, वहाँ पे एक जो होती है, एक ऐसा कुआं होता है ऐसे इस टाइप का, यहाँ पे कार जो होती है इस पर लगातार घुमा करती, इस पर जो बैलेंस करने के लिए इस पर फोर्स वर्क करता है नीचे की तरफ। यहाँ पे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्रिक्शन होता है, नॉर्मल फोर्स वर्क करता है, कई सारे ऐसे फोर्स वर्क करते हैं, बट हमें जाना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मतलब अभिकेंद्र बल जिसे बोलते हैं, वो हमेशा सेंटर की तरफ टूवर्ड सेंटर वर्क करता रहता है और हमारी ऑब्जेक्ट मूव किया करता है। तो सेम चीज़ यही यहाँ पे भी वही होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें जब इसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करता है इस पूरे पाथ में सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ पे, तो ये फोर्स हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा और ये फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में जो डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की और के डिस्प्लेसमेंट की और जो फोर्स होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री पे होते हैं दोनों। तो यहाँ पे भी वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लेते हैं इसकी। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका बिल्कुल आसान है,
अगर आपको फोर्स का पता है तो फिर नॉर्मली पता ही होगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा से निकाल लेते हैं, कॉस थीटा छोड़ो एफ डी से निकालते हैं। इसका क्या होता है, एफ का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम एल टी टू द पावर -2 और डी डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो एल, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 कभी कभार क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे, छोटे मतलब BHU एंट्रेंस में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, NDA में आ सकता है, एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो ये आप वर्क एनर्जी याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी का सारी एनर्जी जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है सबका यही होता है, जितने भी टाइप के वर्क होते हैं सबका यही होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये याद रखना, आपको आसान समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके एक आधे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैं न्यूमेरिकल लिख तो पाऊँगा नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ, शायद आप अगर लिखना है आपको तो नोट कर सकते हैं। एक ही आधा न्यूमेरिकल करा पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। जैसे है ए गार्डनर पुल्स अ लॉन रोलर अलॉन्ग विद द ग्राउंड थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ए गार्डनर पुल्स लॉन रोलर अलॉन्ग द ग्राउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वाट 20 किलोग्राम वेट इन द डायरेक्शन एट 60 डिग्री थ्रू द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाई हिम, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसा एक रोलर है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है इधर 20, ये हो रहा है 20 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है। और 20 किलोग्राम वेट का जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो फोर्स होगा F जो हमारा होगा, इफ़ ही अप्लाई द फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट, 20 किलोग्राम वेट जो हमारे पास जो वेट है W यानी फोर्स जो है वो वेट के इक्वल दिया हुआ है, और ये 20 किलोग्राम यानी 20 × 9.8 न्यूटन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई F इक्वल टू क्या होता है, M × G होता है। अब M तो पता है, G नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, G से मल्टीप्लिकेशन 9 पॉइंट मतलब M दिया हुआ 20, 9.8 से मल्टीप्लिकेशन करा लो, ठीक है। अब वो बता रहा है कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है प्लेन, ये तो 60 डिग्री पे है, ठीक है। अब हमें बताना है कि और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेट भी 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर ही दिया हुआ है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है FD cos थीटा मीन्स FD cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 वैल्यू रख देते F × D। F की वैल्यू 20 × 9.8 × 20 × कितना है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दे 10 बचेगा, और यहाँ से 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 119 और 0.0 और 0 सॉरी, तो यहाँ पे आए गए ऑब्वियसली 1960 और ये जूल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा 1960 जूल, ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या करना, हमने पहले वेट दिया था तो हमने क्या क्या उसे फोर्स में F = M × G से वेट वाले फॉर्मूले से हमने कन्वर्ट कर लिया इसे न्यूटन में। फिर हमने क्या किया, W = F × D cos थीटा लगा दिया, बताया जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो हमने 60 डिग्री एंगल रख दिया और फिर हमने इस क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और आपके हैं, आप ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप चाहें तो क्वेश्चन नोट कर लें क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए। अगले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट द वर्क डन बाई ए कूली in carrying a load mass of 10 kg on his head when he walks a distance of 5
मीटर इन द फर्स्ट केस है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर इंग्लिश में नहीं पता है तो बता दूं कि इसे बोलते हैं क्षैतिज दिशा, हिंदी में नहीं पता अगर, क्षैतिज दिशा, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि लंबवत दिशा। सो ये चीज़, ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको आज ही सॉल्व करके रखिए, या फिर कल जब क्लास होगी तो आप उसमें कमेंट करके, आज ही एक्चुअली इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस आंसर को, देखकर सॉल्व करके अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बाकी और भी क्वेश्चन हैं लेकिन वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इससे थोड़ा सा और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, शायद ये लास्ट होगा इसमें। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, अगर हमारा फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। एक वेरिएबल फोर्स का मतलब जो होता है जो चेंज हो रहा हो फोर्स, ठीक है। जैसे हमने पहले 10 न्यूटन को फोर्स लगाया, फिर इसका एग्जांपल एक समझ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये थीटा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस, ये डायरेक्शन इसकी बदल रही है हर बार, यहाँ से ये इधर देखो, यहाँ से हमने लगाया, यहाँ पे ये डायरेक्शन इसकी हर बार चेंज हो रही है, तो ये होगा हमारा पास वेरिएबल, डायरेक्शन बदल रही है फोर्स की, क्लियर। तो इसके लिए जो वर्क होता है वो फॉर्मूला में लिख रहे हूँ डायरेक्टली, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है लिमिट ए टू बी एफ डी एस, ठीक है, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एस। या फिर यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, लिमिट ए टू बी एफ कॉस थीटा और डी एस, ये होता है हमारे पास वेरिएबल फोर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, तो काम ख़त्म इसका भी हो जाए जल्दी से, फिर इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल चेन ऑफ लेंथ इतना दी गई है, छोड़ो क्वेश्चन नहीं करते, इम्पॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, तो छोड़ते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, इतनी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन आप ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और 1-2 क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ इससे, अगर सो बस जो क्वेश्चन दिया है लास्ट वही सॉल्व करके रखना, एंड मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मज़ा कैसा लगा आपको वीडियो, आज थोड़ा सा पहली क्लास थी, थोड़ा सा और कम मज़ा आया होगा। आई कैन एश्योर यू कि अगर अगली क्लास में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो और भी मज़ा आने वाला है, कि लाइव क्लासेस हमारी होने लगेंगी, तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में एक दूसरे को। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो वर्क दिया है वो कंप्लीट करते रहें, और नोट्स बनाते रहें सब चीज़ों की। और क्या है, हाँ, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मास्क लगाएं, हमेशा सैनिटाइज करते रहें खुद को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।